2.5 लाख तक मिल, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 तक 20%, और 10 लाख के ऊपर 30%। और इंडिविजुअल के लिए थी ये, और एओपी ज्यूरिडिकल पर्सन, ठीक है, इन सब के लिए स्लैब रेट लगती है। और अगर कोई इंडिविजुअल 1 अप्रैल को 60 साल का हो रहा है तो सीनियर सिटीजन वाली। सीनियर सिटीजन का मतलब क्या होता है? रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का, है ना, वो सीनियर सिटीजन कहलाएगा। अगर वो रेजिडेंट नहीं है तो वो इंडिया का सीनियर सिटीजन नहीं कहलाएगा, अगर इंडिया का रेजिडेंट नहीं है तो। 60 का हो चाहे 80 का हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सीनियर सिटीजन के लिए स्लैब क्या था विशेष? हाँ, सेम है, पक्का श्योर हो आदित्य? ठीक है, ये तो हो गया सीनियर सिटीजन का। अब नेक्स्ट है सुपर सीनियर सिटीजन। कोई भी इंसान रेजिडेंट है प्लस 80 की एज का है, 80 या उससे ऊपर का है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? सुपर सीनियर सिटीजन। हाँ, अगर ये भी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल के दिन अगर ये 80 साल का हो रहा है तो इसको भी हम मान लेंगे कि ये प्रीवियस ईयर में कितने साल का था? 80 का था, और ये हायर स्लैब ले सकता है। ठीक है, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए क्या करा है? अप टू 5 लाख नील, इसके लिए केवल 2 रेट्स रखी है। 5 लाख तक बिल्कुल नील, कोई टैक्स नहीं देना। 5 लाख के ऊपर 10 लाख तक 20% का टैक्स देना है, और 10 लाख के ऊपर 30% का टैक्स देना है। ठीक है, लिख लिया ये? एक एग्जाम्पल लिखो आप। मिस्टर ए की इनकम है 20 लाख। 20 लाख की इनकम है मिस्टर ए की। फाइंड हिज टैक्स लायबिलिटी if A, he is non-resident, he is non-resident, and find his tax liability. A option, if he is non-resident and 40 years का है। सारा पूरा क्वेश्चन लिख लेना तो एक बार। बी वाला ऑप्शन, if he is resident and 65 years, रेजिडेंट है और 65 साल की उम्र का है। और सी ऑप्शन है, if he is non-resident and non-resident है ये, और 81 years का है। तो आपको ये तीनों केसेस में मिस्टर ए की टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है। हाँ, टैक्स तो लगता है। कोई इंडियन इनकम अगर आपने अर्न करी होती है तो आपको इंडिया के अंदर टैक्स देना पड़ता है। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, रेजिडेंशियल स्टेटस।
आज दोनों कहाँ गए? नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, देखो। हरी के, अरे बाप रे, ठीक तो है ना? गेट वेल सून बोलना उसको। मिस्टर ए की इनकम है 20 लाख, आपको उसकी टैक्स लाइबिलिटी फाइंड करनी है, और 3 केसेस है। अगर वो नॉन रेजिडेंट है 40 साल का, वो रेजिडेंट है 65 ईयर्स की एज का है, और वो नॉन रेजिडेंट है 81 का। हो गया? पहला ऑप्शन देखते हैं। नॉन रेजिडेंट है 40 साल का है। देखो 40 साल का है तो अब चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, इसके ऊपर क्या लगेगा स्लैब, वो 2.5 लाख वाला। मतलब 20 लाख की अगर इसकी इनकम है तो हम क्या करेंगे, ये 20 लाख का जो फर्स्ट 2.5 लाख है वो क्या हो जाएगा, नील। फर्स्ट 2.5 लाख क्या हो जाएगा, नील। नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर कितना लगेगा, 12,500। 5% लगता है तो फिक्स है 12,500। ठीक है, 5 लाख रुपए हो गए। अब नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर कितना लगेगा, 1 लाख। ठीक है, कितने हो गए इसके, 10 लाख हो गए। 5 इधर और 5 इधर, 10 लाख हो गए। कितने बच गए, 10 लाख बच गए। 10 लाख पे कितना लगेगा, 30%, तो वो कितना होता है, 3 लाख। 10 लाख पे 30% आ गया इसका, 3 लाख। तो टोटल कितना टैक्स पे करना है इसको, 4,12,500। ये तो हो गई इसके फर्स्ट वाले ऑप्शन की टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, बी वाले ऑप्शन में करते हैं अपन। तो बी में देखो ये है ना, रेजिडेंट है प्लस सीनियर सिटीजन, मतलब 60 एंड अबव हो गया। तो रेजिडेंट प्लस 60 एंड अबव मिलकर के क्या बन जाएगा, ये सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में चला गया। और सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में चला गया तो स्लैब कैसा लगेगा, पहला 3 लाख तक नील। ये 20 लाख के ऊपर इसका फर्स्ट 3 लाख क्या हो जाएगा, नील। इसके बाद क्या होगा दिया, इसके बाद इसके 2 लाख पे लगेगा, क्योंकि स्लैब क्या होता है, फर्स्ट 3 लाख तक नील, फिर 3 लाख से लेकर के 5 लाख तक कितना परसेंट, 5%। उसके बाद, फिर उसके बाद 20%, और उसके बाद लास्ट फाइनल पे 30%। तो इसका कितना लग रहा है, 2 लाख पे कितना परसेंट, 5%। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 20%। और अब इसका कितना बच गया अमाउंट, वही सेम 10 लाख। 10 लाख पे कितना लगाना है, 30%। कितनी टैक्स लाइबिलिटी आ गई इसकी, सी ऑप्शन। इफ ही इज नॉन रेजिडेंट एंड 81 ईयर्स का है, नॉन रेजिडेंट है और 81 का है, तो क्या करें, 2.5 लाख वाला लगेगा, पर ये तो 81 का है।
पर नॉन रेजिडेंट है, तो ये सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। इसका भी आंसर सेम क्या होगा, ऑप्शन ए जैसा। ठीक है, हो गया सबका। मीनल, आ गया आपका। स्लैब क्लियर है सबको? स्लैब रेट कैसे लगता है, किस किस के ऊपर लगता है, कब कौन सी स्लैब लगानी है हमें? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, इनके ऊपर स्लैब रेट्स लगती है। इंडिविजुअल जो पहली वाली स्लैब पड़ी वो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट सब पे वो लगती है, बट अगर आप रेजिडेंट प्लस 60 हो तो आप पे 3 लाख वाली लगेगी, रेजिडेंट प्लस 80 हो तो आप पे 5 लाख वाली लगेगी। ठीक है, अब देखो स्लैब्स तो हमने देख ली। 80 वाला क्वेश्चन, हाँ ठीक है, तो इसमें इसको ये कर लो आप, इसका डी ऑप्शन और कर दो, इसी का डी ऑप्शन कर दो। ही इज रेजिडेंट एंड 89 ईयर्स का कर दो इसको, रेजिडेंट और 89 ईयर्स का है। सी ऑप्शन के अंदर जो हमारी स्लैब लगेगी ना, तो सी ऑप्शन के अंदर स्लैब हमारी जनरल वाली ही लगेगी, 2.5 लाख वाली। क्यों 2.5 लाख वाली लगेगी? क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है, और अगर हमें 5 लाख वाला स्लैब चाहिए होता है तो 5 लाख वाला स्लैब किस पे लगता है, रेजिडेंट होना चाहिए। और फिर 80 साल देखेंगे हम, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये रेजिडेंट है भी कि नहीं। अगर ये रेजिडेंट ही नहीं है तो स्लैब 2.5 लाख वाली ही लगेगी। रेजिडेंट के साथ साथ अगर 60 साल या उससे ज्यादा का है तो आप 3 लाख वाली लगा दोगे, और 80 साल या उससे ज्यादा का है तो आप 5 लाख वाली लगा दोगे। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन का आंसर सेम ए ऑप्शन जैसा आएगा, क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट था। क्लियर? ओके। हाँ, तो इसका क्या होएगा, 20 लाख है इसकी इनकम, इसको शुरू के 5 लाख पर कुछ भी नहीं देना, नील। फिर नेक्स्ट, मतलब अबव 5 लाख टिल 10 लाख, मतलब नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर कितना देना है इसको, 20%। इसका मतलब नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर कितना देना है इसको, 20%, यानी कि 1 लाख। अब कितना हो गया, 10 लाख रुपए हो गए इसके, बचे कितने, 10 लाख। तो लास्ट 10 लाख के ऊपर इसको कितना देना है, 30%। 20% और 30%, तो कितना आ गया इसका, ऐसे इसकी टैक्स लाइबिलिटी बन गई 4 लाख। ठीक है, केवल रेजिडेंट होने से। जब तक रेजिडेंट नहीं था तो टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ रही थी, 4,12,500। रेजिडेंट बन गया तो टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ रही है, 4 लाख। क्लियर? अब देखो, आपको 2.5 लाख तक की लिमिट दी है, नो डाउट। एक जगह 2.5 है, एक जगह 3 है, एक जगह 5 है ना। हाईएस्ट लिमिट आपकी 5 है अगर आप 80 के ऊपर जाते हो। तो कोई इंसान जो 5 लाख ही कमा रहा है, देखो साल के 5 लाख रुपए कमाना बहुत कम इनकम नहीं है ये। पूरे साल के आप 5 लाख रुपए कमा रहे हो तो एक तरीके से बहुत ही कम इनकम मानी जाती है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, 5 लाख रुपए अगर आपकी टोटल इनकम है तो आपको एक रिबेट मिलेगी। रिबेट का मतलब होता है आपको रिलीफ मिलेगा, छूट मिलेगी।
रिबेट अंडर सेक्शन 87A। बहुत बार ये रिबेट रिवाइज हुई है। कभी ये रिबेट 2,000 रुपए थी, फिर 10,000 करी, और अब रिवाइज करके इसको 12,500 कर दिया। हाँ, अगर आप 5 लाख तक आपकी टोटल इनकम है तो एक तरीके से आपको कुछ भी टैक्स नहीं पे करना। ये होता है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट का मतलब होता है रिलीफ, छूट मिलना। और ये छूट कब मिलती है? पहला तो आप रेजिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए। इसका मतलब रिबेट केवल इंडिविजुअल को मिलेगी। HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, कंपनी, फर्म, किसी को भी रिबेट नहीं मिलेगी, ओनली इंडिविजुअल को मिलेगी। और वो इंडिविजुअल भी क्या होना चाहिए? रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। ओके, नॉन रेजिडेंट है या कोई भी दूसरा स्टेटस रखता है तो उसको रिबेट नहीं मिलेगी। ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल को रिबेट मिलेगी। अब कब रिबेट मिलेगी? जब आपकी टोटल इनकम किसे बोलते हैं? फाइनली जो टैक्सेबल इनकम आती है ना, ग्रॉस टोटल इनकम के बाद में आप डिडक्शन देते हो, वो डिडक्शंस देने के बाद में जो इनकम आती है उसे बोलते हैं हम क्या? टोटल इनकम। तो अगर वो टोटल इनकम आपकी कितनी है, 5 लाख या उससे कम है, तो आपको रिबेट मिल जाएगी। 5 लाख और लेस है तो आपको रिबेट मिल जाएगी 12,500 या फिर 100% ऑफ टैक्स, विच एवर इज। नहीं, 12,500 100, किसी का इससे कम गया तो, किसी का इससे भी कम गया तो, 12,500 से भी कम गया तो जितना उसने टैक्स पे करना है। मान लो यहाँ तो अपन 5 लाख ले रहे हैं, किसी की सैलरी बिल्कुल 3 लाख ही है, फर्स्ट 2.5 लाख तक नहीं लेना, बचे हुए पे लगेगा। तो बचे हुए पे जितना उसका टैक्स आ रहा है तो बहुत ही कम आ रहा है, तो 100% उसको रिबेट मिल जाएगी। 100% रिबेट मिल जाती है। देखो, या तो अगर आप 5 लाख तक या उससे कम कमा रहे हो ना, तो एक चीज मान करके चलो, आपको कोई टैक्स पे ही नहीं करना। रिटर्न भरनी है पर टैक्स पे नहीं करना। रिटर्न तो भरनी है, 2.5 लाख से ऊपर जा रहे हो, रिटर्न भरो। इनफैक्ट रिटर्न तो मैं ये बोलती हूँ कि आप 2.5 लाख भी कमा रहे हो ना, तो भी रिटर्न तो फाइल करो। अभी भी कर सकते हो आप लोग। किस किस के पैन कार्ड है? पैन कार्ड। बाकियों ने पैन कार्ड नहीं बनवा रखा? अच्छा, तुम्हारे पास नहीं है तो वो कोई दिक्कत नहीं है। पैन कार्ड लेकर के आप अपनी रिटर्न भर दो। नहीं, 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 पैन कार्ड कभी भी बन सकता है। माइनर की भी तो इनकम होती है, पैन कार्ड कभी भी बन सकता है। परमानेंट अकाउंट नंबर, आपको जब भी आपकी कोई इनकम या आपको कभी भी लग रहा है पैन कार्ड बनवा लेना चाहिए, पैन कार्ड बन जाता है। पैन कार्ड और पासपोर्ट, इन दो के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है। आधार कार्ड के लिए भी नहीं होती है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए होती है 18 साल, बाकी और कोई डॉक्यूमेंट ऐसा सच है नहीं। पैन कार्ड बनवाओ और रिटर्न फाइल करो। क्यों? क्योंकि आगे जाकर के पता नहीं तुम कौन सा क्या बिजनेस करो, तो ये 2.5 लाख करके आप आगे इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। समझ रहे हो? अभी 2.5 लाख करा, रुको देखो समझाना पड़ेगा। टैक्स के अंदर बहुत सारे ये जो चेंजेस आप देखते हो ना, ये जब कोई इंसान चोरी कर लेता है उसके बाद चेंजेस लेकर के आता है। जैसे एक बहुत बड़ा स्कैम था, सत्यम स्कैम, बहुत बड़ा स्कैम हुआ था सत्यम, और वो स्कैम पूरा करा किसने था? सीए ने। सीए लोगों ने ही मिलकर के वो पूरा स्कैम करा था, और वो सबसे बड़ा स्कैम वो टैक्स रिलेटेड ही था। स्कैम 1992 नहीं, वो वाला नहीं, सत्यम स्कैम अलग था। नहीं, इसके ऊपर पिक्चर नहीं बनी, वो 1992 के ऊपर पिक्चर बनी है वो। हाँ, हर्षद चोपड़ा वाली ना, यही, हर्षद मेहता, हाँ सॉरी, मेहता। उसको पता नहीं कहाँ से नाम याद आ गया। ठीक है, अभी अपन रिबेट लेते हैं, अपन सीधे सीधे तरीके से टैक्स बचा लेते हैं, टेढ़े तरीके से बाद में बचाएंगे। हाँ, कर दिया।
रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम है, तो आपको 12,500 या फिर 100% ऑफ टैक्स का रिबेट मिल जाएगा। ठीक है, नीली हो गया एक तरीके से। नहीं, कहाँ दे रहे थे? तो 2.5 लाख के ऊपर जा रहा है, पर वो कहाँ तक लिमिट रखी है? 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक के, उस पे 10% लगाया है और फिर आपसे टैक्स लेंगे। मान लो तुम्हारी टोटल इनकम कम नहीं हुई, टोटल इनकम में और भी चीजें ऐड होती चली गई, तो रिबेट नहीं मिलेगी। नहीं, ठीक है, ये तो आपको रिबेट दी अगर आप एक बहुत ही कम कमाने वाले इंसान हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई तुम बहुत ज्यादा कमा रहे हो। मान लो अभिनव का पहला ही पैकेज लगा 5 करोड़ का। मानने में क्या जाता है, देखो कुछ भी हो सकता है। अब आजकल देखो घी शक्कर से काम नहीं चलता, कौन खाता है घी शक्कर? जो आपको पता। हाँ, मान लेते हैं कि अभिनव का, चलो 5 करोड़ ज्यादा हो गया, 50 लाख का लगा देते हैं। 5 करोड़ में तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ जाएगा, छोड़ो, आधी कमाई टैक्स में ही निकल जाएगी। कहने का सिंपल मतलब ये है कि अभी आपने रिबेट के अंदर देखा कि कोई इंसान बहुत कम कमा रहा है तो उसको छूट दे दी। अब कोई इंसान बहुत एक्सेस कमा रहा है तो उस पर एक्स्ट्रा टैक्स भी तो लगाएंगे ना। वो एक्स्ट्रा टैक्स क्या होता है? सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। मतलब आप वो स्लैब से तो टैक्स दे ही रहे हो, वो आपका 5%, 20%, 30% वो सब तो चल ही रहा है, साथ साथ में आपका ये वाली रेट्स पे भी टैक्स लगेगा। मतलब टैक्स ऑन टैक्स हो गया सरचार्ज। बिल्कुल वापस लगेगा। जैसे अगर मैंने इधर 10% लिखा है तो जितना आपका टैक्स आया ना, उस टैक्स का 10% लगाओगे, इनकम का 10% नहीं, टैक्स का 10%, तो ये होता है टैक्स ऑन टैक्स। ज्यादा लगेगा, आपने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया, अब उस टैक्स पे दोबारा टैक्स पे करना है, तो टैक्स ऑन टैक्स हो गया ना। जो टैक्स बनाया उसके ऊपर टैक्स लगेगा, बिल्कुल दोनों लगेगा, नॉर्मल टैक्स रेट भी लगेगी और उसके ऊपर सरचार्ज भी लगेगा। देखो मेहनत से कमा रहे हो, लेकिन वो जो कमाई है वो आपकी हो तो सरकार की मदद से रही है ना। आज आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो, आप डिफेंस देखते हो। आज अगर अपन इतनी सुकून से यहाँ बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं तो वो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि बॉर्डर के ऊपर अच्छा खासा अपना डिफेंस सिस्टम बैठा हुआ है। वो कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। आज आपको कोई भी बीमारी वगैरह हो जाती है, हॉस्पिटल भागता है, तो ये सारा मैनेज करने के लिए सरकार को पैसा चाहिए। कोई बात नहीं हर्षिता, देखो तुम एट लास्ट फाइनली जब ये पूरा टैक्स पढ़ लोगी तो तुम अपना पूरा पैसा बचा लोगे। इतनी तुम फीस ले लोगी क्लाइंट से, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। टैक्स ऑन टैक्स, सबसे ज्यादा क्लाइंट बनते ही टैक्स के अंदर है। मैंने ये बोला कि अगर हम प्रैक्टिस के अंदर जाते हैं ना, अगर आप क्लाइंट वगैरह बनाते हो, अगर आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपके टैक्सेशन से रिलेटेड क्लाइंट ज्यादा बनते हैं। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों के क्लाइंट ज्यादा होते हैं, तो उसकी फीस लेते हैं अच्छी खासी। मीनल सोच रही है मैं कितनी फीस लूंगी। मीनल बहुत बढ़िया लेना है ना। वैसे फीस की भी पूरी टेबल दे रखी है सरकार ने। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा ज्ञान है, अपने कोर्स से रिलेटेड नहीं है, आपको पूरा एक है ना एनेक्चर दे रखा होता है पीछे। जैसे उस एनेक्चर में अगर मैं बताऊं, पैन कार्ड की बात करते हैं, तो पैन कार्ड अगर किसी को आपने निकाल करके दिया है ना, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गए कि भाई पैन कार्ड चाहिए, तो पैन कार्ड की सरकार फीस लेती है 110 रुपए। सरकार को जाएगा 110 रुपए। अब उसके ऊपर कितना लेना है वो मेरी मर्जी है। मैं 110 रुपए के ऊपर मैं तुमसे 2,000 रुपए लूँ वो पैन कार्ड निकालने के, 1,500 रुपए लूँ, मैं कितने लूँ, मुझे उसमें से 110 रुपए देना है सरकार को, बस
इसके ऊपर सरकार को कोई मतलब नहीं है। हमारे 110 रुपए आ गए, अब तुम 2000 लो, तुम 1500 लो, तुम कितने भी लो, ये होता है। तो पूरी टीम, हाँ पैन कार्ड के लिए तो अप्लाई कर दो, ऑनलाइन घर पे आ जाएगा। हाँ, फीस तो लगती है। वो अब अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाएगी, और अगर ऑफलाइन अप्लाई करोगे तो हाँ इतनी फीस जाती है। आजकल ऑनलाइन का सिस्टम जो कर दिया ना ये सारी चीजों का, तो इसकी वजह से काफी अवेयर हो गए लोग बाग। नहीं नहीं, बिल्कुल ही नहीं, बाकी चीजें कहाँ आती है उनको। क्या कर लोगे, पैन ही तो अप्लाई करोगे। इसके आगे, इसके आगे के कार्यक्रम के लिए तो आना ही पड़ेगा। कर देंगे, आज अप्लाई कर देंगे आपके पैन के लिए। नहीं नहीं, हर्षिता से कैसी फीस, हर्षिता तो घर की है ना। चलो देखो, सरचार्ज होता है टैक्स ऑन टैक्स। मतलब कोई अगर बहुत ही ऐसे मोटी पार्टी बन रहा है पैसे कमाने में, एकदम ऐसे बढ़िया अच्छा खासा पैसा कमा कमा करके भारी पार्टी बन रहा है, तो टोटल इनकम अगर आपकी 50 लाख तक है तो आप पर कोई भी सरचार्ज नहीं लगाएंगे। 50 लाख तक कमा रहे हो, कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक कमा रहे हो, 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक, तो आप पर 10% ऑफ टैक्स, आपने जितना भी टैक्स पे करा है उसका कितना परसेंट, 10% आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। आएगा आगे, इसका क्वेश्चन दूंगी मैं आपको सरचार्ज का। देखो ये पूरा नीचे क्वेश्चन है, बस एक बार थोड़ी सी सब्र रखो। अगर आप 50 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक कमा रहे हो तो आपको कितना देना है, 10% ऑफ टैक्स। अगर आप 1 करोड़ के ऊपर कमा रहे हो, 2 करोड़ तक, तो आपको सरचार्ज कितना देना है, 15% ऑफ टैक्स। सरचार्ज सब पे लगता है, ये वाला इंडिविजुअल का है। हाँ, कंपनीज का अलग होगा। अभी अपन कंपनी के बारे में तो पढ़ ही नहीं रहे ना, अभी अपन केवल किसका पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी। कंपनी और फर्म का अभी तक कुछ नहीं देखा हमने। इसी लिमिट में जाएगा, 15% पे। हाँ, अगर आप 1 करोड़ से ऊपर कमा रहे हो 2 करोड़ तक, तो आप पे सरचार्ज कितना लगेगा, 15%। अगर आप 2 करोड़ से ऊपर कमा रहे हो 5 करोड़ तक, तो आप पे सरचार्ज कितना लगेगा, 25% ऑफ टैक्स। और अगर आप 5 करोड़ के भी ऊपर कमा रहे हो तो 30%, 37% ऑफ टैक्स। हाँ, नहीं इसमें कुछ नहीं कर रखा सरचार्ज। हाँ, सब पे सेम लगेगा। क्यों नहीं, लोन क्यों नहीं, बहुत सारा डेट होता है। कैसी बात कर रहे हो, देखो कोई भी बिजनेस है ना, चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे कोई भी हो, मेरे पे डेट नहीं है ना। कोई भी बिना डेट के नहीं चलता काम। हर बिजनेस के अंदर लाइबिलिटीज तो होती है ना। आप बैलेंस शीट के दोनों साइड बनाते हो, असेट साइड बनाते हो, लाइबिलिटी साइड बनाते हो, तो लाइबिलिटीज जनरली हमेशा ये लोग ज्यादा ही रखते हैं। पे कर देता है, बट वो उसका पैसा अटक जाएगा ना फिर। आज उस पैसे को उसने मार्केट में चला रखा है, अगर उसने पेमेंट कर दिया लाइबिलिटी का तो उसका पैसा अटक जाएगा, फिर उसको और पैसा भी तो चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए लोगों से। आज अंबानी अंबानी कैसे बना, आपने मान लो रिलायंस के शेयर्स खरीदे, तो उसी से तो वो इतने सारे लोगों ने मिलकर के शेयर्स खरीदे, तब जाकर के उसकी इतनी बड़ी कंपनी खड़ी हुई है।
तो लाइबिलिटीज होती है, हर बिजनेस लाइबिलिटी पे चलता है। आज सरकार के ऊपर इतना सारा डेट है, तो फिर ऐसा तो अपन बोलते मोदी जी को लोन लेने की क्या जरूरत पड़ गई। सरचार्ज का चार्ट बना लिया। अब एक एग्जांपल, Mr. A is resident individual of 40 years of age. रेजिडेंट इंडिविजुअल है, 40 साल का है, एंड his total income is 1 crore, या 1 crore 20 लाख कर दो। His total income is 1.2 crores. Compute his tax liability. Compute his tax liability. ठीक है, सबसे पहले तो हम इसकी नॉर्मल टैक्स निकाल लेते हैं। ये कमा रहा है 1 करोड़ 20 लाख रुपए, तो ठीक है 1 करोड़ 20 लाख, तो फर्स्ट 2.5 लाख पे इसको, अरे कुछ नहीं देना, हाँ फर्स्ट 2.5 लाख पे नील, नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर कितना लगेगा 12,500। ठीक है, नेक्स्ट 5 लाख 1 लाख, और अब कितना हो गया इसका 1 करोड़ 20 लाख से अगर हम कर देते हैं, कितना माइनस करना है अपने को, 10 लाख माइनस करना है, तो इसका कितना हो गया 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 10 लाख के ऊपर इसका कितना लगेगा 30%, तो वो हो गया 33 लाख। लास्ट में रिमेनिंग लिखते हैं, रिमेनिंग 1 करोड़ 10 लाख के ऊपर इसका कितना लगेगा 33 लाख। ठीक है, तो टोटल इसका जो टैक्स है वो कितना आ गया 34,12,500, ये तो आया इसका टैक्स। ठीक है, अभी तक तो ये आपने स्लैब रेट से निकाला, ये आ गया सबका स्लैब से लगा करके। अब इसकी इनकम जब आपने देखी ना, टोटल इनकम, तो ये 50 लाख से ऊपर कमा रहा है। जैसे ही टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर हो जाएगी तो आपका सरचार्ज वाला दिमाग चल जाना चाहिए कि इसकी टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर जा रही है। अब ये देखना है कि ये सरचार्ज की कौन सी लिमिट में फॉल करता है। अप टू 50 लाख नील, 50 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक कितना परसेंट 10%, 1 करोड़ से ऊपर और 2 करोड़ तक 15%। तो क्या ये 15% वाली कैटेगरी में फॉल कर रहा है? 1 करोड़ से ऊपर है और 2 करोड़ तक है, 2 करोड़ से नीचे नीचे है, तो इस पे कितना टैक्स लगेगा, सरचार्ज लगेगा इसका, सरचार्ज एट द रेट 15%। अब ये 15% किसका लगेगा 34,12,500 का।
तो मतलब इसको टोटल टैक्स कितना देना है? ये है इसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी। अब समझ आया सरचार्ज का कॉन्सेप्ट? इसलिए इसको बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स, कि आपने टैक्स तो ऑलरेडी निकाल लिया था, लेकिन क्योंकि ये एक्सेस कमा रहा है तो आपने इसके टैक्स पे क्या लगाया? टैक्स लगाया। एसएससी ने भी यही बोला था, क्या फायदा हुआ मेरा इतना कमाने का कि तुमने इतना तो मुझसे टैक्स ही ले लिया। और इसीलिए कॉन्सेप्ट लेकर के आए मार्जिनल रिलीफ का। ये आशीषा की ये हंसी बहुत गजब थी। एक बार थोड़ी देर बाद वंस मोर कराएंगे। हाँ अभिनव, कौन रह गया? हाँ हाँ ये बताऊंगी अभी, पर वो सवाल था ना कि क्या ही फायदा, तो वो इसलिए। देखो इस बेचारे ने बोला कि मैंने कितना कमाया, थोड़ा सा ही तो एक्स्ट्रा कमाया और तुम मुझसे इतना ज्यादा टैक्स ले रहे हो। थोड़ा सा इसका दुख हो गया जीवन में। सरचार्ज क्लियर है ना सबको? गौरांश, इधर भी सबको क्लियर है सरचार्ज? ठीक है। एक बार सरचार्ज से रिलेटेड बस एक छोटी सी बात लिख लो कि सरचार्ज की जो लिमिट है ना वो 15% रहेगी, ये 3 कैटेगरीज के अंदर। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न कर रहे हो, आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अर्न कर रहे हो, या फिर आपकी डिविडेंड की इनकम है, तो ये दो इनकम, फर्स्ट 2 इनकम्स हम देखेंगे कैपिटल गेन हेड के अंदर, और लास्ट वाली हम देखेंगे अदर सोर्सेज हेड के अंदर। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और डिविडेंड की इनकम आपकी होती है, तो सरचार्ज आप पर मैक्सिमम 15% लग सकता है। इसका मतलब 25 और 37 वाली आप पे लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर डिविडेंड की इनकम अर्न करते हो तो। कैपिटल गेन, ओएस मतलब अदर सोर्स। अगर आपकी इनकम में ये कंपोनेंट्स हैं, मान लो तुम्हारी जो टोटल इनकम है, उस टोटल इनकम में तुम्हारी टोटल इनकम है फॉर एग्जांपल 2 करोड़, ठीक है? उस 2 करोड़ में से 50 लाख तुमने कमाए हैं किससे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, तो उसके ऊपर सरचार्ज ये नहीं लगेगा 25 और 37। उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम को अलग निकालोगी, उस पर अलग टैक्स कंप्यूट होगा, बचे हुए पे फिर ये लगेगा अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, IFOS। कंसिस्टेंसी रखोगे स्टार्टिंग से तो DT क्या दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं लगेगा। इसके अंदर मैंने ये बताया कि अगर आपकी इनकम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर डिविडेंड इनकम इसका कंपोनेंट है, मतलब आपने यहां से भी इनकम अर्न करी है, तो इन पे सरचार्ज मैक्सिमम कितना लग सकता है? 15%। सपोज तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो हो गया है तुम्हें 3 करोड़ का, तुम कौन सी कैटेगरी में चले गए सरचार्ज की? पर वो ना लग करके क्या लगेगा? 15% लगेगा। हटाना पड़ेगा उससे, उसकी कंप्यूटेशन अलग करते हैं। जब भी हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ना, तो उसे हम टोटल इनकम में से हटाते हैं, क्योंकि इन पे रेट्स भी कौन सी लगती है? स्पेशल रेट्स लगती है। इन पे हमारी ये स्लैब वगैरह नहीं लगती है। ऊपर जो पढ़ाया था ना दूसरी क्लास में स्पेशल रेट्स, वो स्पेशल रेट्स इन्हीं पर लगती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चैप्टर में। अभी कुछ भी समझ नहीं आएगा ये तभी पढ़ेंगे जब इसका चैप्टर पढ़ेंगे कैपिटल गेन। अभी इसकी डेप्थ में जाने की कोशिश मत करो, डूब जाओगे।
ऊपर ही रहो अभी। हाँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होगा? कैसे होगा? जैसे सपोज मान लो तुमने अभी तुम्हारे फादर ने अभी 5 साल पहले कोई जमीन खरीदी थी, है ना? अब 2 साल बाद उस जमीन को उन्होंने बेच दिया। खाली जमीन है, 5 साल पहले खरीदी थी, 2 साल बाद उसको बेच दिया। जब खरीदी थी तो वो जमीन उन्होंने खरीदी थी अपन मान लेते हैं 10 लाख में, और अभी जब बेची तो बेची उन्होंने कितने में? 2 करोड़ में। तो 2 करोड़ में बेची, ये तो मिला। खरीदी कितने में? 10 लाख में। जितने में खरीदी वो लेस कर दो, बचा हुआ पूरा कैपिटल गेन हो गया, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है। जैसे तुमने शेयर्स खरीदे, है ना? आज खरीदे, आज क्या है? 29 दिसंबर, तुमने 2023 में खरीदे, और ये शेयर्स तुमने बेच दिए जनवरी 2024 के अंदर। टाइम पीरियड कितना हुआ? 1 महीना 2 महीना, है ना? उसे शॉर्ट टर्म मानते हैं। अलग अलग कैटेगरीज है, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। पेपर ट्रेडिंग का अलग होता है। हाँ, पेपर ट्रेडिंग पे जनरली यही सेम सारी कैटेगरीज लगती है। इधर वो नहीं करते डिफरेंशिएट। अच्छा, बहुत उत्सुकता है आपके मन में जानने की, पर धीरे धीरे सब जानोगे। अभी तो टाइम हो गया, मार्जिनल रिलीफ आज नहीं कर पाएंगे हम, या फिर मैं नेक्स्ट क्लास का 5 मिनट ले लूं? हम्म? हाँ, नहीं मैं नेक्स्ट क्लास कह रही थी। ना ना, एक और नहीं, फिर आगे उधर भी तो क्लास है। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए हमने सरचार्ज तक कर रखा है। ओके, थैंक यू।